Hello friends, welcome to my channel NS Study. In today's topic, we will discuss about the most important and the most variable topic, the Indian Constitution, the basic part, the fundamental rights. The fundamental right, what do you mean by fundamental right? Fundamental right क्या है? ये टॉपिक हम आज क्लियरली पढ़ने वाले हैं. So in this topic we discuss about the right to equality, right to freedom, right against exploitation, right against religion, cultural and educational right, right to constitutional remedies. So let's start the video. The fundamental right are ensured in the part 3 of the Indian Constitution from Article 12 to 35. The fundamental right we taken from the USA. The part 3 of the Constitution is right to describe as the Magna Carta of India. The fundamental right are guaranteed by the Constitution to all persons without any discrimination. They uphold the equality of individual, the dignity of the individual, the larger public interest and union of the nation. So let's start the fundamental right. What is the main right? What is the topic? Let us discuss. Fundamental right. Fundamental right are the basic human right enshrined the Constitution of India, which are the guaranteed to all citizens. They are applied without discrimination on the basis of race, religion, gender. ठीक है. फंडामेंटल राइट द बेसिक पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एक मौलिक अधिकार बोला जाता है. द मौलिक अधिकार किसका? हम लोगों का. देश की कॉन्स्टिट्यूशन, देश का पार्लियामेंट हमारे लिए बाउंड है, फंडामेंटल राइट देने के लिए बाउंड है. ठीक है. फॉर द इंडियन सिटीजन द पार्लियामेंट बाउंड टू गिव अस द फंडामेंटल, द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द फंडामेंटल राइट टू अस. वेयर द कॉल्ड फंडामेंटल, क्यों हम फंडामेंटल राइट इसको बोला जाता है? फंडामेंटल राइट बोलने के पीछे रीज़न क्या है? और कुछ भी तो राइट बोल सकते थे हम इसको. फंडामेंटल राइट ही क्यों बोला जाता है? बिकॉज दिस राइट आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट, दे आर एंश्योर द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटेड देम. क्योंकि हमको कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंडर, उसमें हमको फंडामेंटल राइट दिया गया है. और इसको इंश्योर कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट. यानी कि हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट को अगर अपहेल्ड होता है या कोई प्रॉब्लम आता है तो इट इज़ जस्टिसेबल इन द कोर्ट. इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ द पर्सन कैन अप्रोच टू द कोर्ट ऑफ लॉ. वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को भी जाकर अपील कर सकता है कि मुझे फंडामेंटल राइट का प्रॉब्लम हुआ है. सो इन द नेक्स्ट we'll discuss list of the fundamental right. There are 6 fundamental right of Indian Constitution along with the constitutional article related to the mentioned below. Right to equality, article 14 आ जाता है. 15, 16, 17 and 18 ये right to equality के अंडर है. In the very briefly we discuss about the right to equality, discrimination, opportunity, abolition untouchability और टाइटल की एवोल्यूशन ऑफ टाइटल. ये 14 से लेकर 18. राइट टू फ्रीडम, हम किसके लिए फ्री हैं? असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, प्रोफेशन. आज हम कोई भी जगह को जा सकते हैं. क्यों? फ्रीली. कोई हमको बाउंड नहीं कर सकता है. What is the matter? The matter is the right to freedom. Give the right to ask the question, ask the expressions, give the speech and
फ्री टू प्रोफेशन, हम कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं हमारे मर्जी से, द चॉइस इज आवर। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हमारे कोई एक्सप्लॉयट करे तो उसके लिए हमारे लिए राइट्स है, हम कोर्ट जा सकते हैं। द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स इन फोर्स लेबर नहीं कर सकते। चिल्ड्रेन को, द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्टर ऑफ, यानी कि 24 हमको राइट देता है कि नहीं, चाइल्ड को फैक्ट्री में नहीं जाना चाहिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम कोई भी रिलीजन ले सकते हैं। इस टॉपिक में कल्चर है, सोसाइटी है, एजुकेशन है। कल्चरल एजुकेशन में कोई भी एजुकेशन बाउंड नहीं होगा, कल्चरल एजुकेशन फ्री रहेगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बुक। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, यानी कि कोई भी फंडामेंटल राइट को वायोलेट होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हैं, यानी कि द फंडामेंटल राइट आर जस्टिसिएबल इन द कोर्ट एंड all are freely enjoy their fundamental rights. So the constitutional amendment, why the right to property is not remedied, article 31, इस सब में से आर्टिकल 31 को निकाला गया था द 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, इसको निकाला गया था। राइट टू प्रॉपर्टी, बिकॉज एट दिस टाइम द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद देश में चेंज होना शुरू हुआ था, इंडिपेंडेंट के बाद देश में चेंज होना शुरू हुआ, तो बहुत से ऐसे एरिया था, बहुत से ऐसे प्रॉपर्टी था जिसमें गवर्नमेंट या पब्लिक का है कन्फ्यूजिंग था। तो इसलिए अगर कोई भी एरिया का प्रॉपर्टी, नेक्स्ट पेज, एक एरिया है, ये गवर्नमेंट का हो सकता है या प्राइवेट का हो सकता है या प्राइवेट इंडिविजुअल, तो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इंडिविजुअल क्या करता था, डायरेक्ट कोर्ट को चला जाता था हर मैटर पे। और देश को डेवलप के लिए एरिया चाहिए था। फॉर द डेवलपिंग नेशन रिक्वायर्ड द एरिया फॉर द इंडस्ट्री, फॉर द क्रिएट मार्केट, फॉर द ग्रोइंग इकोनॉमी। द 44th अमेंडमेंट एक्ट, इस वजह से उसको चेंज किया गया। तो दैट्स वाई द आर्टिकल 13(1) इज नॉट नाउ इन द पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ राइट, यानी कि फंडामेंटल राइट के अंडर नहीं है। द फंडामेंटल राइट, द इक्वालिटी, द फ्रीडम, द एक्सप्लॉयटेशन, द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, the cultural and educational, and the constitutional remedy. So let us start the fundamental right. Article 14, equality before law and equal protection of law. The Article 14 tells about the equality before law and equal protection law. That means the guarantee to all equality before law and equal protection. The president and the government आर एक्सपेक्टेशन टू इक्वालिटी मैंडेट, यानी कि सभी को समान भाव से देखा जाएगा। एवरी पर्सन ट्रीटेड इक्वली। द लॉ गिव द इक्वल पावर टू ऑल। द आर्टिकल 15, द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेन एनी सिटीजन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ एनी ऑफ देम, यानी कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा in the ground of religion, race, caste, sex or place of birth. This article was amended by 93 Amendment Act 2005 for the providing reservation for the Supreme Court, यानी कि ST/SC, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार ST/SC and backward class in private educational institution. Only for the ST/SC
इन some cases for the give the some opportunity for the push up them, यानी कि उनको आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। आर्टिकल 14 द प्रोवाइड फॉर द इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। आर्टिकल 17 एबोलिशिंग अनटचेबिलिटी आफ्टर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस होने के बाद भी द मेन प्रॉब्लम इज शोइंग द अनटचेबिलिटी। द अनटचेबिलिटी is one of the main basis at that time. Therefore, the Dr. Bhimrao Ambedkar passed the constitution abolish untouchability. उसके बाद आर्टिकल 18 आता है जिसमें कहा गया है कि abolish टाइटल नहीं रहेगा, और कौन कौन सा टाइटल रहेगा वो भी बताया गया है। ओनली इंस्टीट्यूशनल और आर्मी टाइटल, यानी कि जो फ्री में एवोल्यूशन मिलिट्री टाइटल रहता है, यानी कि कर्नल वो सब रहेगा उसके, और एकेडमिक रहेगा। उसके बाद कोई भी टाइटल, जैसे कि राजाधिराज पहले रहा करता था। राजा पहले कैसे टाइटल होता था? राजाधिराज, महाराज, चक्रवर्ती, श्री, कितना बड़ा नाम होता था। राजाधिराज, महाराज, श्री, चक्रवर्ती, अनंत कोटि। तो ये सब टाइटल नहीं रहेगा। ओनली कौन सा रहेगा? आर्टिकल 18 में बताया गया है, ओनली रहेगा एजुकेशनल एंड the military. So in the next topic we will discuss about the right to freedom. राइट टू फ्रीडम हम किसके लिए राइट टू फ्रीडम है? हमारे लिए राइट टू फ्रीडम, द गारंटी फ्रीडम ऑफ स्पीच, द प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। हम कहीं पे स्पीच दे सकते हैं। फ्रीडम, स्पीच ऑफ फ्रीडम टू असेंबली, हम फ्रीडम टू असेंबली, यानी कि कोई भी असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी कि पीसफुली हम कर सकते हैं असेंबली। टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, हम एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हैं। द मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम इंडिया के कहीं पे भी घूम जा सकते हैं, रह सकते हैं, सेटल भी हो सकते हैं, एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए लागू नहीं हो रहा था आर्टिकल 370 के वजह से। द मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक एट दैट टाइम, बट नाउ द आर्टिकल 370 वाज एबोलिश्ड, यानी कि अभी आर्टिकल 370 को हटाया गया है, और आगे जाके हम जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी में जाके भी अपना रह सकते हैं। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, फ्री टू प्रैक्टिस, हम कोई भी जॉब कर सकते हैं, जॉब करें ना करें या कोई भी चीज़ करें, प्रैक्टिस लॉफुली हम कर सकते हैं। और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, हम कोई बिजनेस कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार में माना जाता है। The protection in respect of convention offence, the provide that no person shall be convicted from any offence except the violation of law in force. No person shall be punished for the same offence more than one. No person shall be complained to be witness against himself. ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल ये कहता है कि किसी भी पर्सन को कोई भी कन्वर्ट, यानी कोई भी ऑफेंस या कोई भी क्राइम किया है, ऑफेंस है, यानी कि जो लॉ को वायोलेट किया है, वायोलेशन ऑफ लॉ, नो पर्सन शैल बी पनिश्ड, उसको बार बार सेम केस के लिए पनिश, यानी कि पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता, वो एक ही बार पनिशमेंट पाएगा। नो पर्सन शैल बी कंप्लेन टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, अगर उसको उसके
खिलाफ कोई विटनेस नहीं है तो वो कंप्लेंट को उसके राइट होगा, वो उसको छोड़ भी सकते हैं। आर्टिकल 21 आर्टिकल प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि किसी के लाइफ का प्रोटेक्शन, लाइफ किसी का द गारंटी दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सपेक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि कोई किसी के लाइफ को डैमेज करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। द मोस्ट डिबेटेबल कहा जाता है सुसाइड, कोई सुसाइड करते हैं। द सुसाइड के बाद यानी कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड, इसने कहा कि किसी को भी अधिकार नहीं दिया जाता है बिना लॉ के अंडर अपने आप को मार सके वो, ठीक है। आर्टिकल 21A द प्रोवाइड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14, कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द एज ऑफ 6 to 14, ओके। आर्टिकल 22 the protection against arrest and detention in the creatin cases, that means the provide that the person shall be informed of the ground of his arrest, किसी को अगर अरेस्ट किया जाएगा, किसी को अरेस्ट किया जाता है तब उसको इस ग्राउंड में बताया जाएगा क्योंकि हम क्यों तुमको अरेस्ट कर रहे हैं। he shall have a legal practitioner of his choice and that must be produced before the nearest magistrate within 24 hours his arrest, वो अपना एक वकील हायर कर सकता है, वकील, ठीक है, और उसको 24 आवर के अंडर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, 24 आवर, ये याद रखना, 24 आवर के अंडर एक मजिस्ट्रेट, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के अंदर पेश किया जाएगा द लॉफुली। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें कहा गया है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेवल, किसी को फोर्स लेवल नहीं किया जाएगा कि तुमको ये करना ही करना है। पहले बिफोर इंडिपेंडेंस जब ब्रिटिश थे, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पे था, उनको फोर्स लेबर क्या करते थे कि तुमको ये काम करो, बिना पेमेंट दिए हुए भी किया जाता, जिस वजह से रिवोल्ट हुआ था, याद होगा, इंडिगो रिवोल्ट, फार्मर वर्सेस ब्रिटिश लैंड ओनर। प्रोहिबिशन ट्रैफिक ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, किसी को कहीं भी बिना अनुमति के उसको नहीं ले जा सकते। आर्टिकल 24 गिव द प्रोहिबिशन एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14 इन एनी हाजर्डस, यानी कि कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया, यानी कोई भी काम जो कि हाजर्डस है, डेंजरस है चिल्ड्रन के लिए, बिलो एज ऑफ 14 उनको चाइल्ड लेबर बोला जाएगा, चाइल्ड लेबर। 14 अंडर नहीं किया जाए, उसके ऊपर 18 से किया जा सकता है, 14 के 18 बीच से, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया में प्रोहिबिटेड है। इन द आर्टिकल 25 to 28 in the 4th द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें कहा गया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या, किस बारे में फ्रीडम दिया गया, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन। प्रोहिबिशन फ्रीडम है, उनका फ्रीडम है, फ्री प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन, कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनको कोई भी हम पर नहीं किया जाएगा। द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, वो अपने रिलीजियस अफेयर को खुद हैंडल कर सकते हैं, उसमें उनको इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20 गिव द फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजियस अफेयर। प्रमोशन यानी कि द फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, यानी कि वो अपने रिलीजियस मैटर में अपने मेंटेन कर सकते हैं टैक्स पेमेंट को
अपने रिलीजियस यानी कि टेम्पल हो गया, दरगाह हो गया, चर्च हो गया, जो कोई भी होगा। आर्टिकल 20 prohibits the religious instruction in educational institution maintained by the state, the freedom of attending religious instruction or worship in the created education institution। ठीक है, या इसका मतलब होता है द फ्रीडम है फॉर अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, यानी कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होगा, वर्शिप होगा, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मान सकते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 29, द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट गिव द कल्चरल and educational right, protection of language, script and cultural minority, यानी कि minority का यानी the state, the citizen having the distinct language, script or culture have the right to conserve the same and no citizen will be denied the admission into the educational institution maintained by the state on the ground of religion, race, caste and language. The article 13, the give the right to minority to establish and the administration of the educational institution, minority को establish और administration के लिए educational institution provide किया जा सकता है। Article 21, the right to property, the right to property, it's not part नाउ प्रेजेंट, ये पार्ट नहीं है अब फंडामेंटल राइट। ओके, आर्टिकल 32, द राइट टू गिव ए राइट टू एवरी इंडिविजुअल टू मूव द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकता है इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ हिज फंडामेंटल, यानी कि आर्टिकल 14 से लेके 30 ये जो कुछ भी है वो डायरेक्ट जा सकता है। जो फंडामेंटल राइट है उसके अंडर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अपने केस लेके जा सकता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग द राइट्स ऑफ द habeas corpus, mandamus, prohibition, critias and curo warranto। So फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट, द फंडामेंटल राइट आर द डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी लीगल राइट, ये तो आपको पता ही चल गए। ऑल लीगल राइट को क्या होता है, तो ऑल लीगल राइट हम डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट में हमको अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार दिया गया है। इन केस ऑफ एनी वायोलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट वी डायरेक्टली गोज टू द सुप्रीम कोर्ट। If a legal right is violated, the aggrieved person cannot directly approach in the Supreme Court by passing the lower court. He or she should be first approach in the lower court। यानी कि लीगल राइट के लिए पहले वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, वो लोअर कोर्ट जाएगा, उसके बाद ही हाई कोर्ट हो सकता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। लेकिन फंडामेंटल राइट, इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट वी डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। ओके, some of the fundamental rights are available to all citizens while the rest are for all the person। The fundamental rights are not absolute right, they have the reasonable restriction, which means they are the subject to condition that secure of the public morality and weaken the friendly relation with the foreign country। They are the justiciable enforced by the court। पीपुल कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन केस ऑफ वायोलेशन। ये फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है। द फंडामेंटल राइट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी बट द राइट द गारंटेड अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकता है इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी।
फंडामेंटल राइट वायोलेट हो सकता है, वायोलेट यानी कि सस्पेंड किया जा सकता है इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, बट द राइट गारंटेड अंडर द आर्टिकल 20 and 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड. The application of the fundamental right can be restricted in area has been placed under the material law of military rule. Fundamental available only to citizen. The following is a list of the fundamental that are available only to. कुछ राइट ऐसे जो कि only इंडियन के लिए है, जो कि फॉरेनर के लिए नहीं है. The prohibition of discrimination on the ground of race, religion, caste, sex, gender or place. Article 15. Equality opportunity in matter of public employment. Article 16. Protection of freedom of religion, speech, expression, association, assembly, movement, residence, profession. ये Article 29. Protection cultural language, script minority. Right of minority established administration educational. ये सब only for fundamental right give to the citizen, not for the foreigner. Okay, fundamental right is the very important part of the backbone of the country. They are essentially for the safeguarding the people interest according to the article 13. All laws that are violated of fundamental rights shall be void. Here there is a express prohibited judicial review. The Supreme Court and the High Court can declare any law unconstitutional on the ground that violate of the fundamental right. अगर फंडामेंटल राइट को अगर वायोलेट करता है, कोई भी लॉ बनाया जाएगा अगर वो फंडामेंटल राइट को वायोलेट करता है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि लॉ को कैंसिल कर सकते हैं. द पावर given to the constitution. Article 13 talks about not just law but also ordinance. कोई भी ऑर्डिनेंस पास किया जाए, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, ये सब कुछ फंडामेंटल राइट को अगर कोई भी आँच आता है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम होता है हमारे मौलिक अधिकारों का, तो द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट यानी कि द जुडिशियल रिव्यू is the most important part to safeguard our fundamental right. Give the priority of the fundamental right to ensure to all the people of the India. So the importance of case where the article 13 the state and law the constitution. Sajjan Singh case 1965. The Supreme Court held the Parliament can amend any part of the Constitution including fundamental right. अगर 1965 में एक केस हुआ था. 1967 the case गोलकनाथ केस. 1973 landmark judgment of the Keshwananda, the most variable case, the Keshwananda Bharati case, where the Supreme Court held that although no part of the constitution including the fundamental right was beyond the parliament amending power, the basic structure of the constitution could not be abrogated even by the constitutional amendment. This is the basis Indian law, which the judiciary can strike down any amendment passed by the parliament that conflict with the basis of structure of the constitution. That means the Supreme Court rectified the basic structure of doctrine. It is the word, यानी कि the some important case where the fundamental right and union the conflict. That means the 1965 case, यानी कि हम ये देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ने जो केस हुआ है 1965 का, 1965, 1967, 1973, ये सब स्टेट वर्सेस स्टेट, यानी कि हम देश को भी समझते हैं यहाँ पे, स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल, जिसमें फंडामेंटल राइट वायोलेट के लिए वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गए हैं. द केस ऑफ फंडामेंटल सज्जन सिंह केस 1965, 1967 गोलकनाथ केस, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द फेमस केस केशवानंद भारती केस.
The doctrine of severability. The doctrine that protect the fundamental right, ensure the constitution. It is also known the doctrine of separability, यानी कि वो हमको फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कर रहा है इन सबसे अलग, यानी कि हमको ये मौलिक अधिकार दिया ही दिया जाएगा. इट मेंशन इन आर्टिकल 39 according to which law they were enforced in India before the commencement of the constitution, provide right shall to the extent of the inconsciency be void. Doctrine of eclipse. The doctrine states that any law that violate fundamental right is not null or void absence but is only non enforceable. इसको enforceable नहीं किया जा सकता बस. So in this topic we will discuss about the fundamental right, the clear vision of the fundamental right. Right to equality, right to freedom, right to speech, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right to constitutional remedy, and why and how the protection, who give the protection, the constitutional remedy, the right to the Article 32. So I hope you will clearly knowing about the fundamental right, the concept will be clear. So if you will like the video, please give the support to the video. Thank you. Please like, share. Thank you.